हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एल्कीन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको एल्कीन के नॉमेनक्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया था। आज हम एल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स के भौतिक गुण। देखिए, एल्केन्स की तरह जो लोअर एल्कीन्स होती हैं वो गैसियस होती हैं। गैसियस होने के साथ साथ वो पानी में इनसॉल्युबल हैं, पानी में हम उनको डिज़ोल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो बेंजीन जैसे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल है। पानी चूँकि एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं एल्कीन्स, लेकिन बेंजीन के अंदर सॉल्युबल होती हैं। पानी से हल्की होती हैं, जल से लाइट होती हैं। इनमें एक बहुत स्पेसिफिक स्मेल होती है और जब हम इनको जलाते हैं तो ये चमकीली लौ के साथ जलती हैं। ये एल्केन्स के जितनी नॉन पोलर नहीं होती हैं, एल्केन्स तो नॉन पोलर ही थे, लेकिन एल्केन्स के जितनी नॉन पोलर नहीं होती हैं। इसका रीज़न ये है कि एल्कीन्स में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन से इसकी तुलना करें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है। इसलिए एल्केन्स के कंपैरिजन में एल्कीन्स ज़्यादा पोलर हैं, ज़्यादा ध्रुवीय हैं। यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जो सममित सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं और जो ट्रांस एल्कीन्स होती हैं उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और सिस एल्कीन्स उनमें डाइपोल मोमेंट होता है, थोड़ा सा द्विध्रुव आघूर्ण में पाया जाता है। और उसका रीज़न ये है कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका प्लस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट का मतलब है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना, खुद से दूर भेजना, प्रतिकर्षित करना। क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं उनमें प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से एल्कीन्स में जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं या जो सिस एल्कीन्स हैं उनमें थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये है प्रोपीन। प्रोपीन में इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है। इसका प्लस आई इफ़ेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के, वो डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा खिसके हुए रहते हैं। इसलिए इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। म्यू की वैल्यू देखिए 0.35 डिबाई। ये है 1 ब्यूटी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका भी प्लस आई इफ़ेक्ट है और इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, इसलिए इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस वाले CH3 का जो प्लस आई इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं इस वाले CH3 की वजह से। एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, इक्वल अमाउंट का शिफ्टिंग होती है, इस वजह से इसका म्यू की वैल्यू देखिए 0 है। इसी तरह यह है सिस एल्कीन। सिस एल्कीन में दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते और इसके म्यू की वैल्यू 0.4 डिबाई होती है। ये है ध्रुवीय होना एल्कीन्स का। एल्कीन्स के कंपैरिजन में एल्कीन्स कम वाष्पशील होती हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के मान जो संगत एल्केन्स होते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। कम वाष्पशील होने का मतलब, कम वेपराइज होने का मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना। तो एल्केन्स के कंपैरिजन में एल्कीन्स कम वाष्पशील हैं और ज़्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स के कंपैरिजन में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। जो अलग अलग एल्कीन्स हैं
उनकी स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, किस वजह से एल्कीन्स स्टेबल होती हैं, और उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन्स का, तो हम देखेंगे कि कौन सी वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। देखिए, एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इस डबल बॉन्ड में एक, ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इसका जो कार्बन है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये बात भी हम सभी जानते हैं। आकृति इसकी, शेप इसकी प्लेनर होती है, समतलीय होती है। अब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एल्कीन्स के जो मॉलिक्यूल है, एल्कीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इस क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून मॉलिक्यूल्स को, स्पीसीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसी स्पीसीज़ या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो इस एल्कीन की तरफ आकर्षित होते हैं, इसके इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, यह आपको फर्स्ट चैप्टर में हम समझा चुके हैं। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ एडिशन रिएक्शन हो सकता है। एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है एल्कीन, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एक इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर पहले अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं उन स्पीसीज़ को जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। एल्कीन्स हाइड्रोजन के साथ, जब हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं और एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्कीन्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शंस जो एनर्जी को बाहर निकालते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं, हीट लिबरेट करते हैं। जब हम 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, उससे जो हीट बाहर निकलती है, लिबरेट होती है, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और इसको डेल्टा H, इसको एंथैल्पी चेंज डेल्टा H के से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या करना है हमको 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन कराना है, और उससे जो हीट लिबरेट होती है, जो ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको मेज़र करना है, नापना है। ये जो ऊष्मा होगी इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कहते हैं। रिएक्शन देखिए, यहाँ हमने इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया तो हमें मिला इथेन। जब ये रिएक्शन होता है तो एक एनर्जी बाहर निकलती है 32.8 किलो कैलोरी पर मोल। इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन ये बताता है कि ये वाली एनर्जी रिएक्शन से बाहर निकली है, लिबरेट हुई है। इसी तरह हम और रिएक्शंस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको इथीन की बताई थी जिसमें 32.8 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। आगे देखिए, ये है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ किया जाता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे आके जुड़ जाता है और हमको मिलता है ब्यूटेन। इस रिएक्शन में -30.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। और रिएक्शन हम देखते हैं, ये है सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन का हाइड्रोजनेशन होके भी ब्यूटेन बनता है और इस रिएक्शन में 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। जब हम ट्रांस 2 ब्यूटीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, फिर से ब्यूटेन बनता है और अब -27.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। अभी मैंने आपको 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन
इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बताया। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि किसी भी एल्कीन की हाइड्रोजनेशन ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी। फिर से समझिए, जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी। इसको इस डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये अभी डायग्राम बताया गया है 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का। सभी में जो एंड प्रोडक्ट है वो ब्यूटेन है। ये 1 ब्यूटीन का जब हमने इससे ब्यूटेन बनाया तो 30.3 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकली। जब ये सिस 2 ब्यूटीन है, इससे 28.6 किलो कैलोरी, और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, इससे 27.6 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकली। यहाँ पे 1 ब्यूटीन एनर्जी के हाईएस्ट लेवल पे है। जिस भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ आपको दिख रहा है 1 ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी बाहर निकली। इसका मतलब 1 ब्यूटीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी थी। तो क्योंकि 1 ब्यूटीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी थी इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। सिस 2 ब्यूटीन के कंपैरिजन में 1.7 किलो कैलोरी ज़्यादा है इसकी एनर्जी। और यहाँ पे देखिए, ट्रांस 2 ब्यूटीन की एनर्जी सिस 2 ब्यूटीन से भी 1 किलो कैलोरी कम है, और 1 ब्यूटीन के कंपैरिजन में 2.7 किलो कैलोरी एनर्जी इसकी कम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा होगी वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में बताया गया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग अलग एल्कीन्स की। जब हम इसको ठीक से एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे प्रतिस्थापियों की, सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या ज़्यादा है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होने का मतलब वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे प्रतिस्थापियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कंपाउंड का, एल्कीन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी वैसे ही इंक्रीज़ होती जाती है। यहाँ इथीन है जिसकी 32.8 किलो कैलोरी एनर्जी है, और यहाँ 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन जिसके कार्बन पूरी तरह से प्रतिस्थापित हैं सब्स्टिट्यूएंट से, उसकी एनर्जी 26.6 किलो कैलोरी है। इसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। अब हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे एल्कीन्स के स्थायित्व के बारे में। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में रीज़न बताएंगे कि एल्कीन्स, जो प्रतिस्थापी एल्कीन्स होती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं। देखिए, ये डायग्राम दिया है एल्कीन का। एल्कीन्स में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं उनसे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाते हैं, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है, स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं, अति संयुग्मन के आधार पे दे सकते हैं। अति संयुग्मन क्या होता है? देखिए, जो डबल बॉन्ड के पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उनका पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, आंशिक अतिव्यापन हो जाता है एल्किल ग्रुप के सिग्मा ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये है CH3, CH3। अतिव्यापन किसका होता है? ये पाई ऑर्बिटल का प्रतिस्थापी कार्बन के सिग्मा ऑर्बिटल से इस हाइड्रोजन के साथ C और H के बीच में जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसके साथ इस पाई ऑर्बिटल का पार्शियल अतिव्यापन हो जाता है, आंशिक अतिव्यापन हो जाता है। इस वजह से, इस आंशिक अतिव्यापन की वजह से इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में
पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, आंशिक द्विबंध का कैरेक्टर आ जाता है। और इस वजह से प्रोपीन में CH3, इस CH3 और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड C की जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ के बराबर नहीं होके 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 1.53 से कम होके ये 1.50 रह गई। इसका रीज़न ये है कि इस कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा ऑर्बिटल है, उसका पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है इस पाई ऑर्बिटल से। इस वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ पे देखिए, इस अतिव्यापन की वजह से क्या होता है, इस अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, ये देखिए, ये हमने प्रोपीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, इसको हमने स्ट्रक्चर 1 नाम दिया है। अब हम आपको बताएंगे अति संयुग्मन क्या होता है। अति संयुग्मन में इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एक बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं इस कार्बन के ऊपर और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका अनुनादी संरचना देखिए, पहले बना था इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, अब नेक्स्ट बनेगा कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ख़त्म होके यहाँ आ जाता है और यहाँ वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पे चला जाता है। यहाँ पे भी देखिए एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, एक सहसंयोजक बंध ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस तरीके के अति संयुग्मन को बलिदानी अति संयुग्मन या सेक्रीफिशियल हाइपरकॉन्जुगेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड कम है प्रोपीन के कंपैरिजन में। अब जितने CH3 ग्रुप्स यहाँ पे होंगे, अभी आपको हमने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बताया था, इधर जो संरचना थी, अब इस वाले हाइड्रोजन के साथ हो गई, इसी तरह की संरचना इस हाइड्रोजन के साथ भी बनेगी। अगर यहाँ पे भी एक CH3 जुड़ा हुआ होता तो उस CH3 की भी हर हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के इसी तरीके के स्ट्रक्चर बनते। तो जितने ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे उतनी ही ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं किसी स्पीसीज़ की, वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए जो प्रतिस्थापी एल्कीन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। आज हमने एल्कीन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।